ओके। ओके, तो सो बेसिक डिफरेंस क्या हुआ डेटाबेस और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के ऊपर, ठीक है। तो डेटाबेस का मतलब ये हुआ कि मतलब एक ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ डेटा है जहाँ पे स्टोर्ड है, समझ रहे हो ना। डेटा मतलब रॉ फैक्ट्स, और उसका एक ऑर्गेनाइज वे में मैं रख रहा हूँ, ठीक है। तो उसको बोलेंगे, जैसे कि सेल्स का डेटा है, बहुत सारा सेल्स इतना हो रहा है इतना हो रहा है, लेकिन उसको मैं ऑर्गेनाइज वे में स्टोर करके रख रहा हूँ इलेक्ट्रॉनिकली, तो उसको बोलेंगे डेटाबेस ना। उस डेटाबेस के ऊपर मेरे को बहुत से ऑपरेशंस परफॉर्म करना है, डिलीट या फिर इंसर्ट या अपडेट, तो वो मैं कर सकता हूँ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के हेल्प से, ठीक है। ये तो सिंपल हो गया। नाउ और मेजर क्वेश्चन जो कि आस्क होता है वो की होता है एसक्यूएल और नो एसक्यूएल के बीच में डिफरेंस। सो ये तुम बताओ पंकज। सो एसक्यूएल मींस स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज ही होता है। तो इसमें जो एसक्यूएल होता है, एक्चुअली हम लोग को इसमें फिक्स्ड स्कीमा को फॉलो करना पड़ता है डेटाबेस को, डेटा को स्टोर करने के लिए। वहीं नो एसक्यूएल वो डायनेमिक स्कीमा होता है, उसमें कोई नेसेसिटी नहीं है कि तो एक हम्म। पर्टिकुलर स्कीमा को फॉलो करे। हाँ, और दूसरा मतलब एस हाँ, या एसक्यूएल में जो डेटा स्टोर होता है वो टेबल के फॉर्म में होता है, और इसमें अलग अलग फॉर्मेट में होता है, जैसे जेसन फॉर्मेट हो गया। हम्म। बाकी तो यहाँ दिख ही रहा है। ठीक है, स्क्रीन दिख रहा है मेरा। हम्म। ठीक है, चलो तो लेट मी टेल यू, मतलब बेसिकली क्या होता है, ठीक है। चलो, एसक्यूएल में हम लोग मोस्टली जो स्टोर करते हैं वो रिलेशनल डेटा को स्टोर करते हैं, ठीक है। और नो एसक्यूएल मतलब नॉन रिलेशनल डेटा को। अब रिलेशनल मतलब तुम क्या समझोगे, फॉर एन एग्जांपल अगर मेरे को एसक्यूएल में तुम देखोगे एक स्टूडेंट का टेबल होता है, एक टीचर का टेबल हुआ, तो वहाँ पे मैं जो डेटा रखूंगा वो मैं स्टूडेंट के रिलेटेड ही रखूंगा, ठीक है। टीचर के अकॉर्डिंग ही रखूंगा जो डेटा टीचर वाले टेबल में रहेगा ना। नो एसक्यूएल में यहाँ पे मैं कुछ भी रख सकता हूँ, चाहूँ तो मैं प्रोडक्ट कैटेगरी नेम स्पेसिफिकेशन हो गया या और कोई चीज़ चाहता हूँ, तो एक मेरे ऊपर बॉन्डेज नहीं है, ठीक है। मोस्टली ये मतलब स्टैंडर्ड फॉलो होता है। ये इसमें एक फिक्स काइंड ऑफ स्कीमा है, मतलब ये बेसिक स्ट्रक्चर है। पहले ही मैं डिफाइन कर देता हूँ टेबल को कि इस टेबल में मेरे ये होगा, नेम होगा, आईडी होगा, ठीक है, रोल नंबर होगा या कुछ भी। तो फिक्स काइंड ऑफ स्कीमा फॉलो होता है यहाँ पे ना। ये इसका स्कीमा डायनेमिक है, मैं कभी भी चेंज कर सकता हूँ। अपडेशन फ्लेक्सिबल है बहुत ज़्यादा, ठीक है, नो एसक्यूएल। और सेकंड चीज जो मैं बोलता हूँ अगर डिफरेंस आता है पूछने के लिए, तो वो है वर्टिकल स्केलेबल और हॉरिजॉन्टल स्केलेबल, ठीक है। तो इसके बीच में बेसिक डिफरेंस क्या हुआ समझने के लिए, तो वर्टिकल स्केलिंग और हॉरिजॉन्टल स्केलिंग मतलब उतना डिटेल्स में तो नहीं, बट इसके बारे में देख लेते हैं। तो वर्टिकल स्केलिंग कहने का मतलब ये हुआ ना, मान लो मेरे पास एक कंप्यूटर है। स्केलिंग कहने का मतलब तुमको समझ में आ गया होगा कि मेरे को परफॉर्मेंस इंक्रीज करना है या फिर स्केलेबिलिटी लाना है। तो नंबर ऑफ यूजर्स बढ़ जाए। वर्टिकल, हाँ, तो अगर वर्टिकल स्केल करना है मतलब कैसे करूंगा मैं, वो मेरा कंप्यूटर तो है ही, तो मैं इसको वर्टिकल स्केल कैसे कर सकता हूँ। इसका मैं हार्ड डिस्क मतलब इसको इस कंप्यूटर का मैं स्पेसिफिकेशंस बढ़ा सकता हूँ, या सीपीयू अच्छा लेके आऊँ, या फिर मैं इसको और अच्छा बना दूँ अपने कंप्यूटर को। कोर्स इसको या इंक्रीज हो कर सकता दे। है कि मैं या फिर मैं अपने कोड को ऑप्टिमाइज कर दूं, मतलब स्केलेबल करना है मेरे को, परफॉर्मेंस इंक्रीज करना है, तो मैं कैसे कर सकता हूँ इन इन चीजों के थ्रू, ठीक है। तो ये उतना ज्यादा हेल्पफुल नहीं होता है। इसका भी एक लिमिटेशंस है, क्योंकि कितना ही बढ़ा लोगे अपना लैपटॉप का रैम, कितना ही तुम इंक्रीज कर लोगे, मेमोरी कितना ही इंक्रीज कर लोगे, ठीक है। ये थोड़ा सा हो सकता है कॉस्टली ना। हॉरिजॉन्टल स्केलिंग में क्या होता है कि मैं देख रहा हूँ, हॉरिजॉन्टल स्केलिंग को शार्डिंग है, मतलब मैं चीजों को तोड़ तोड़ देता हूँ, मतलब मैं डेटा को एक जगह स्टोर नहीं करूंगा। यहाँ पे मेरा था कि मैं अपने पीसी में स्टोर कर रहा हूँ, लेकिन मैं डेटा को बहुत अलग अलग जगह पे तोड़ के रख सकता हूँ, तो ये स्केलेबल करना बहुत ज्यादा आसान हो गया, समझ रहे हो। मैं एक जगह एक अपने लैपटॉप पे नहीं रख रहा हूँ चीजों को, मैं कुछ फाइल्स इस वाले लैपटॉप पे रख रहा हूँ, कुछ फाइल्स मैं अपने दोस्त के लैपटॉप पे रख रहा हूँ, तो इसलिए स्केलेबल करना हमेशा आसान रहता है। डिस्ट्रीब्यूटेड वे में काम कर रहा है, कभी भी मेरे यूजर्स बढ़ेगा, लोड बढ़ेगा, तो स्केलेबल करना, हॉरिजॉन्टल स्केल करना आसान रहेगा, लोड ठीक है। बैलेंसिंग भी हो जाता है इसमें। हम्म
नाउ ये एसिड प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है जो रिलेशनल डेटाबेसेस होता है, ठीक है, एसिड प्रॉपर्टीज। नाउ ये कैप प्रिंसिपल को फॉलो करता है, कैप प्रिंसिपल इन दोनों के ऊपर बात करते हैं हम लोग, ठीक है, एसिड प्रॉपर्टीज और कैप प्रिंसिपल के ऊपर। ओके, सो ये बहुत ज्यादा होता है और ये भी पूछा जाता है, तीन ही चीजें हैं जो डीबीएमएस में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, मेरे से पूछा गया आज तक मैंने जो इंटरव्यू दिया है। वो चीजें क्या हो सकती हैं, ये तो एक तो हो गया इंडेक्सिंग, ठीक है, सेकेंड चीज हो गया एसिड प्रॉपर्टीज के ऊपर, और एक हो गया नॉर्मलाइजेशन, ठीक है, ये इन तीनों चीजों के बारे में ही मोस्टली घूमते रहता है चीजों, ठीक है, चीजें। नाउ एसिड प्रॉपर्टीज के ऊपर सुनाई दे रहा है ना पंकज? हाँ हाँ। हाँ, तो एसिड प्रॉपर्टीज लाइक शॉर्ट फॉर्म हो गया याद करने के लिए, इसका मतलब एटॉमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन एंड ड्यूरेबिलिटी, ठीक है। तो अब कैसे होगा, देखते हैं इसका मतलब एग्जैक्टली होता क्या है। अब तुम जैसे समझते हो एटॉमिसिटी कैसे, एटम से बना हुआ है, तो कैसे एक एटम इंडिविजुअल पार्ट होता है, ठीक है, हम्म एक बिल्डिंग ब्लॉक होता है, ठीक है। तो कोई भी मेरा एक ऑपरेशन है, ऑपरेशन ऐसे मतलब एक ट्रांजैक्शन है, उसमें बहुत से ऑपरेशंस होंगे ना, मेरा एक ट्रांजैक्शन है, अब ट्रांजैक्शन का तुम डेफिनेशन देखोगे क्या होता है, तो तुम समझोगे कि एक सेट ऑफ लॉजिकली रिलेटेड ऑपरेशंस होता है ट्रांजैक्शन, ठीक है। ट्रांजैक्शन का मतलब होता है सेट ऑफ लॉजिकली रिलेटेड ऑपरेशंस, ठीक है, लॉजिकली लॉजिकली रिलेटेड रिलेटेड ऑपरेशन, ऑपरेशन, तो ये तो ये बहुत से बहुत से छोटे 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 ऑपरेशन से ऑपरेशन बना से बना होता है। होता है। तो तो तुम तुम उन उन ऑपरेशंस को ऑपरेशंस को एक एटम की तरह मानो। तो इसका कहने का मतलब ये हुआ एटॉमिसिटी की प्रॉपर्टी में कि मेरा कभी भी अगर एक ऑपरेशन भी फेल होता है, तो मैं उस ट्रांजैक्शन को एक्सेप्ट नहीं करूंगा, वैलिड नहीं रहा, अगर एक भी फेल हो रहा है थोड़ा सा भी, तो मेरे को पूरे को रोल बैक करना पड़ेगा। समझ में हम्म आया? समझ में आया? तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ इसको एटॉमिसिटी। तो अगर एक जो एक ट्रांजैक्शन है वो क्या होता है, एक सेट ऑफ लॉजिकली रिलेटेड ऑपरेशंस होता है। तो अगर हम्म कोई भी एक ऑपरेशन फेल हो रहा है तो मैं पूरे को रोल बैक करूंगा, ठीक है। मैं ऐसा नहीं होने वाला है कि मैं पार्शियली एक्सेप्ट कर लूँ इसको, ऐसा नहीं होता। मेरे को पूरा कंप्लीट अगर वो एक्सेप्ट हो रहा है तभी मैं उस ट्रांजैक्शन को वैलिड मानूंगा, नहीं तो रोल बैक करूंगा। तो एटॉमिसिटी का मतलब क्लियर हो गया, और ये तुमसे पूछा जाएगा इंटरव्यू में कि एटॉमिसिटी का मतलब क्या होता है, कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है। अगर तुमको बोल भी रहा है कि एसिड प्रॉपर्टीज क्या होता है, तो बस ये सिर्फ एसिड का डेफिनेशन मतलब एटॉमिसिटी, कंसिस्टेंसी ये सब बोल के मत ये हो जाओ, इसको डिटेल में बताओ उसको। एटॉमिसिटी हो गया ना, कंसिस्टेंसी के ऊपर आते हैं। कंसिस्टेंसी को समझना बहुत आसान है। कंसिस्टेंसी मतलब मेरा कंसिस्टेंट होना चाहिए डेटाबेस। मान लो मेरा बैंक अकाउंट है, ठीक है, अब बैंक अकाउंट में कुछ पैसे रखे हुए 1,000। हम्म, तो हम्म मैं उसके ऊपर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म किया, मेरा डेटाबेस था और मेरा डेटाबेस है अभी, और उसके ऊपर मैंने अभी कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म किया इसके ऊपर। तो ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद मान लो ये मेरा डेटाबेस था और मैंने इसके ऊपर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म किया, ठीक है, पहले ये कंसिस्टेंट था, ठीक है, पहले से ही मेरा जो डेटाबेस है वो कंसिस्टेंट था, और ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद भी जो मेरा डेटाबेस होना चाहिए ना वो कंसिस्टेंट ही होना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कंसिस्टेंसी का मतलब, कि जो तुम ऑपरेशन परफॉर्म, डेटाबेस तो है मेरे पास, तो जो मैं ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा उसके ऊपर, तो करने के बाद भी मेरा डेटाबेस एक कंसिस्टेंट स्टेट पे जाना चाहिए, एक स्टेबल स्टेट पे जाना चाहिए। ऐसा नहीं होने वाला कि अम, कहीं पे ऐसा अपडेट हो गया, कहीं पे अपडेट नहीं हुआ। फॉर एन एग्जांपल लाइब्रेरी से तुम ले रहे हो चीजें। हम्म, हाँ, कहने का क्या बोल रहे थे तुम पंकज? यही बोल रहे थे कि हर जगह अपडेटेड होना चाहिए, एकदम रिसेंट डेटा होना चाहिए। कंसिस्टेंट होना चाहिए। इस हाँ। डेटाबेस में ऐसा नहीं हो सकता कि इस वाले एटीएम में मेरा कुछ और अकाउंट 1,000 रुपये दिखा रहा है और इस वाले में 500 दिखा रहा है, तो ये कंसिस्टेंट कैसे रहा? हम्म ठीक है, अगर मैंने 500 निकाले थे तो इसमें भी वो अपडेटेड होना चाहिए, इस वाले एटीएम में भी। तो कंसिस्टेंसी का मतलब ये हो गया। नाउ आइसोलेशन, ठीक है, आइसोलेशन कहने का मतलब यहाँ पे समझ में आ रहा होगा, आइसोलेशन है मतलब अलोन है। तो हर एक एक ट्रांजैक्शन जो होता है वो एक इंडिपेंडेंट ऑपरेशन हो। इंडिपेंडेंटली ऑपरेशन होता है। दिस प्रॉपर्टी इंश्योर दैट मल्टीपल ट्रांजैक्शन कैन अकर कंकरेंटली विदाउट लीडिंग टू इनकंसिस्टेंसी। हाँ, इसको एक्सप्लेन करोगे तुम? हाँ, कि मतलब कोई भी दो ट्रांजेक्शन एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं होने चाहिए, वो एक इंडिपेंडेंट, मतलब दोनों इंडिपेंडेंट पाथ को हम्म, फॉलो करेंगे। जैसे कि ट्रांजैक्शन टी है और ट्रांजैक्शन टी प्राइम है, तो ये दोनों एक दूसरे पे
आइसोलेटेड है, मतलब इसका इसमें जो चीज़ें हो रही हैं इसको वो इम्पैक्ट नहीं डालनी चाहिए, दूसरे आइसोलेटेड है, इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर होना चाहिए, ठीक है, इसका मतलब ये हो गया। नाउ ड्यूरेबिलिटी कहने का मतलब ड्यूरेबल होना चाहिए, जैसे चीज़ें ड्यूरेबल होती हैं मतलब लंबे समय तक टिकती हैं। तो अगर मैंने डेटाबेस में कुछ चीज़ें सेव किया परमानेंटली, अगर मैंने कमिट कर दिया, यहाँ पे दो चीज़ें होती है ना, कमिट एंड रोल बैक। कमिट, हम्म। अगर मैंने कमिट कर दिया है तो डेटाबेस में फाइनली सेव हो चुका है, तो ऐसा नहीं हो, तो वो ड्यूरेबल होना चाहिए, वो चीज़ मेरा हार्ड डिस्क में सेव होना चाहिए, ठीक है, कि कभी भी सिस्टम फेल होता है तो मैं उसको चीज़ों को वापस से ला सकूँ, रिट्रैक्ट कर सकूँ। तो शायद चीज़ें क्लियर हो गई होंगी एटॉमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन और ड्यूरेबिलिटी के ऊपर। नाउ अब चीज़ें आते हैं, हम लोगों ने ये चीज़ पढ़ रहे हैं कि एसक्यूएल जो होता है डेटाबेस, वो मेरा एसिड प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, और ये जो मेरा नो एसक्यूएल होता है लाइक मोंगोडीबी, ये सारी चीज़ें, ये यही पूछा जाता है इंटरव्यू में कि एसक्यूएल और मोंगोडीबी क्यों डिफरेंस क्या है, तो ये चीज़ें बोल सकते हो। कैप नाउ कैप प्रिंसिपल। नाउ अब कैप प्रिंसिपल समझना है, तो कैप प्रिंसिपल बेसिकली ये रहा, इसको ब्रीवेट्स प्रिंसिपल भी, ब्रीवेट्स थ्योरम बोलते हैं, कोई साइंटिस्ट का नाम था ब्रीवर। अब इसका मतलब हुआ कंसिस्टेंसी, अवेलेबिलिटी एंड पार्टीशन टॉलरेंस। सो एक ट्रेड, यहाँ पे तुम पढ़ोगे कि ये एक फंडामेंटल प्रिंसिपल इन डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स है, और it states that a distributed database system can only guarantee at most two out of the following three properties simultaneously। मतलब एट अ टाइम तुम दो ही प्रॉपर्टी को दे फॉलो कर सकते सकते हो, हो। हाँ गारंटी कर सकते हो, तीसरा अगर नहीं होगा, ठीक है। तो अब इसका मतलब क्या हुआ, कंसिस्टेंसी का मतलब मैंने तुमको बता दिया क्या होता है, कंसिस्टेंट होना चाहिए डेटाबेस ना। अवेलेबिलिटी मतलब सर्विसेज अवेलेबल होना चाहिए, अगर मैंने एक रिक्वेस्ट भेजा तो उसके रिस्पेक्ट में एक रिस्पॉन्स भी आना चाहिए, अवेलेबल है। हम्म। पार्टीशन टॉलरेंस कहने का मतलब कुछ पावर फेलियर भी हो गया, तभी भी चीजें लाइक द सिस्टम कंटिन्यूज टू ऑपरेट इवन व्हेन द नेटवर्क पार्टीशंस और कम्युनिकेशन फेलियर ऑकर बिटवीन नोड्स, ठीक है। तो अगर कुछ नेटवर्क फेलियर भी हो गया, कुछ फेलियर भी हो गया, तभी मेरी चीजें काम करनी चाहिए। अब इसको समझने के लिए तुम ऐसे चीजें समझ सकते हो कि फॉर एग्जाम्पल मान लो मेरा यहाँ पे एक एटीएम है और यहाँ पे एक एटीएम है, अब इसके बीच में एक कनेक्शन है होता है। अब मान लो मैंने पार्टीशन टॉलरेंस कर दिया, मान लो फेलियर आ गया, ठीक है, और मेरे पास एक कैप था ना, हम्म। अब मैंने तुमको बोला ये ट्रेड ऑफ एल्गोरिथम है, मतलब एक समझौता, कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। अब पार्टीशन टॉलरेंस हो गया है यहाँ पे, ठीक है, पावर फेलियर हो चुका है, अकर हो चुका है, और मैं चाहता हूँ कि मैं अवेलेबल कर रहा हूँ फिर भी सर्विसेज को, मैं चाहता हूँ कि लोग एटीएम को यूज कर पाएं, ठीक है, एटीएम को यूज कर पाएं, यहाँ पे फेलियर है। तो अगर सर्विसेज को तुम अवेलेबल करा रहे हो, अगर तुम एटीएम को अवेलेबल करा रहे हो फेलियर होने के बाद भी, तो तुम्हारा थर्ड जो चीज है जो कि कंसिस्टेंसी, वो कंसिस्टेंसी। मेंटेन नहीं होगा। इसका मतलब यही होगा, इसलिए एक ट्रेड ऑफ एल्गोरिथम है। अगर तुम एटमोस्ट तुम दो चीजों को ही मेंटेन करा पाओगे, अगर तुम पार्टीशन टॉलरेंस करा रहे हो और अवेलेबल करा रहे हो एट द सेम टाइम, तो तुम कंसिस्टेंसी को इनसे नहीं कर पाओगे, और वाइस वर्सा भी ये सारी चीजें हो जाएंगी। तो आई गेस कि ये क्लियर है पंकज, है ना। हाँ हाँ। तो अब एग्जांपल भी समझ लो, अब ये क्लियर हो गया तुमको एसक्यूएल और नो एसक्यूएल के बीच में क्या डिफरेंस हो गया। अब इसका एग्जांपल बोल सकते हो माई एसक्यूएल, पोस्टग्रेसक्यूएल, ठीक है, मोंगोडीबी, कैसेंड्रा हो गया इसका एग्जांपल। अच्छा, बहुत, ये तुमको पता है माई एसक्यूएल वर्कबेंच मतलब एक सॉफ्टवेयर टाइप है ना? ठीक है, तो जैसे कि सीएमडी है मेरा, ठीक है, तो सीएमडी में मैंने मैं एसक्यूएल को यहाँ पे इसके थ्रू भी यूज कर सकता हूँ, ठीक है। कैसे था, हाउ टू यूज एसक्यूएल इन सीएमडी। मैं एसक्यूएल को मैं यहाँ से भी यूज कर सकता हूँ अपने सीएमडी से, ठीक है पंकज। हम्म। शायद मैं कमांड मेरे को याद नहीं आ रहा, मैं मोस्टली इसी से यूज करता था, सारी चीजें इसी से बनाता था। लेकिन अगर तुम चाहते हो कि एक यूआई इंटरफेस मिले तुमको, समझ रहे हो ना, हाँ। जहाँ पे चीजें आसान हो, यूआई इंटरफेस रहेगा कि क्लिक राइट ऑप्शन करके, समझ रहे हो, यूआई इंटरफेस मिले एक एप्लीकेशन टाइप, वो तुम्हारा अवेलेबल कराता है वो। माई एसक्यूएल वर्कबेंच। हाँ, यहाँ पे तुमको कमांड लिखना पड़ेगा ना सीएमडी में, हम्म। एसक्यूएल यूज करने के लिए बहुत सारी, लेकिन वहाँ पे तुमको यूआई इंटरफेस के थ्रू करना है, तो वर्कबेंच हो गया है, ये डिफरेंस होता है। ठीक है, प्लेटफॉर्म है जहाँ तुम अपना क्वेरीज हम्म लिख हम्म, के चेक कर हाँ सकते हो। हाँ, ये दो चीजें जो इंपॉर्टेंट है जो कि हम लोग डिस्कस किए हैं, एसक्यूएल और नो एसक्यूएल के बीच में डिफरेंस, दैट इज एसक्यूएल और मोंगोडीबी डीबी के बीच में डिफरेंस। तुमको हॉरिजॉन्टल स्केलिंग और वर्टिकल स्केलिंग के बारे में पूछा जा सकता है, पूछा गया है मेरे से। कैप प्रिंसिपल के बारे में बता सकते हो, एसिड प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तीन ही चीजें जो मोस्टली पूछा जाता है, इंडेक्सिंग,
नॉर्मलाइजेशन, एसिड प्रॉपर्टीज। डेटाबेस और डीबीएमएस के बीच में डिफरेंस क्लियर है। नाउ इंट्रो में मैंने कुछ लिखा नहीं होगा, सिंपल सा चीजें बताया होगा। एक एक बार हाँ। एक बार एक बार रिकॉल कर लेते हैं हम, थोड़ा सुनना तुम डिफरेंस डीबीएम, ये एसक्यूएल और नो एसक्यूएल के बीच में। रिलेशनल नॉन रिलेशनल होता है, ये वर्टिकल स्केलेबल होता है, वो हॉरिजॉन्टल स्केलेबल होता है। हम्म। ठीक है, ये एसिड प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, वो कैप प्रिंसिपल को फॉलो करता है। हम्म। और एक क्या हो गया, ये इसका फिक्स्ड स्कीमा होता है, उसका फिक्स्ड स्कीमा नहीं होता है। क्लियर, ठीक है। ठीक है। ठीक है, अब चीजें आते हैं जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा बार, मतलब ये भी बहुत ज्यादा बार पूछा जाता है, दैट इज की। ठीक है, सारी चीजें को मैंने मेंटेन इस ऑर्डर में नहीं किया है, बट चलो बात करते हैं इसके ऊपर भी। ठीक है, कीज भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैंने 3 चीजें बोला, उसमें एक चीज और ऐड कर दो यहाँ पे, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो की प्राइमरी की। ये सब की मतलब नॉर्मल कॉन्सेप्ट है, बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, देख लेते हैं क्या है, इतना ये नहीं है। तो फर्स्ट चीज, प्राइमरी की क्या होता है। देखो, मान लो मेरा कॉलम है, ठीक है। अब ये मान लो ये वाला चीज देख रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे कॉलम्स है मेरे पास, एम्प्लॉय आईडी है, लास्ट नेम है, फर्स्ट नेम है, टाइटल है, ठीक है। अब यहाँ पे एक ऐसा कॉलम जो कि मेरे को यूनिकली आइडेंटिफाई करने में मदद करे कि ड्राविलो कौन है, फ्यूलर कौन है, पिकॉक कौन है। अगर एक कॉलम ऐसा मेरे को मिल जाता है जिसके थ्रू मैं कर सकता हूँ, उसको मैं प्राइमरी की बना सकता हूँ। और एक टेबल में सिर्फ एक ही प्राइमरी की होता है, और प्राइमरी की का जो वैल्यू हो सकता है वो नल नहीं होना। मान लो अगर किसी कॉलम में नल वैल्यू है तो उसको मैं प्राइमरी की नहीं बना सकता। तो कुछ चीजें जो मेरे को क्या समझ में आई प्राइमरी की प्रॉपर्टीज के ऊपर, कि ये लाइक यूनिकनेस लाता है, चीजों को यूनिकली आइडेंटिफाई करने में मदद करता है, एक रोज को हमारे अच्छा, ये डेटा में। प्राइमरी की कॉलम को आइडेंटिफाई करता है कि रो को? चलिए रोज को, अच्छा ठीक है, कॉलम क्या हुआ, एम्प्लॉय आईडी हो गया, लास्ट नेम हो गया, हाँ। फर्स्ट नेम। मेरा प्राइमरी की डिफरेंट कॉलम के रोज वैल्यू को आइडेंटिफाई करने में मदद करेगा। डिफरेंट, कोई दिक्कत क्या हो रहा है इसमें? जैसे हमको प्रॉब्लम, ये कंफ्यूजन है ना कि प्राइमरी की, ये जो पहला एम्प्लॉय आईडी में से, या फिर लास्ट नेम या फिर फर्स्ट नेम में से कोई होगा, या फिर 1 2 3 4 में से होगा जो पहला कॉलम है। हाँ, एक बार फिर से क्या बोला? जो प्राइमरी की होगा इस टेबल का, वो एम्प्लॉय आईडी, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, ये वाले रो से होगा, या फिर ये वाला कॉलम से होगा, 1 2 3 4 5 6 जो पहला में है। ये मेरा एम्प्लॉय आईडी है, अब तुम क्या बोल रहे हैं? जैसे, अच्छा, इसमें प्राइमरी की मान लो, किसी को भी मान लो, क्या होगा? चल मैं किसी को कैसे मान सकता हूँ, मैं एम्प्लॉय आईडी को मानूंगा। हाँ, एम्प्लॉय आईडी को मानेगा। अच्छा, हम्म। हम ये सोच रहे थे ना कि प्राइमरी की ये ऐसे सेलेक्ट करते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 लिखा हुआ है ना, रोज में से सेलेक्ट करते हैं, रोज में से। हम गलत थे, चल ठीक है, समझ गए। ठीक है, तो चलो पंकज का डाउट क्लियर किया जाए। मैं चीजें को अच्छे से समझाता हूँ यहाँ पे, ठीक है। देखो, क्लियर हो जाएगा सारा कॉन्सेप्ट, क्या होता है प्राइमरी की, क्या होता है सब सब। अब देखो, प्राइमरी की मैंने तुमको बता दिया कि यूनिक होना चाहिए, नल वैल्यूज नहीं होना चाहिए, बोलना होता है प्रॉपर्टीज जब वो पूछेगा क्या होता है प्राइमरी की। तो यूनिकली आइडेंटिफाई करने में मदद करता है रोज के वैल्यूज को, डिफरेंट कॉलम्स के। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे को प्राइमरी की बोला जाता बनाने के लिए, तो मैं एम्प्लॉय आईडी को बनाता। तुम बोलो कि भाई लास्ट नेम को तुम क्यों नहीं बनाया या फर्स्ट नेम क्यों नहीं बनाया, क्योंकि भाई किसी का भी नाम सेम हो सकता है ना आगे चल के, या टाइटल भी तो हो सकता है ना सेम, सेम ही सेल्स रिप्रेजेंटेटिव भी होते हैं। अभी मैं बर्थ डेट भी तो सेम हो ही सकता ठीक है। नहीं होगा, यूनिक है हर के लिए, तो इसलिए मैं एम्प्लॉय आईडी को बनाऊंगा। तो ये हो गया मेरा, क्या हो गया, प्राइमरी की हो गया, ठीक है, प्राइमरी की। अब तुम चाहो चीजों को यहाँ पे खेल सकते हो, क्या होगा अब, नेक्स्ट की पे आते हैं हम लोग, कंपोजिट की। कंपोजिट की क्या होता है, ये भी एक प्राइमरी की है, जिसको बनाते हैं हम लोग डिफरेंट कॉलम्स को मिला के। अब मेरे को यहाँ पे प्राइमरी की बनाना होगा, तो मैं कैसे बना सकता हूँ, अगर मेरे पास यही इतना ही डेटाबेस होता, इतना ही डेटा होता। तो अब देखो, प्राइमरी की मेरे को बनाना है, तो मैं क्या करूंगा कि डिफरेंट कॉलम्स को मिला के मैं अगर बना हेल्प हेल्प से बना रहा हूँ, तो उसको मैं बोलूंगा कंपोजिट की। कंपोजिट की। फॉर एन एग्जाम्पल मान लो ये एम्प्लॉय आईडी नहीं होता, तो अगर प्राइमरी की किसको बनाऊंगा, दिक्कत हो गया। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं चाहूँ तो लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, ठीक है, और
एड्रेस को मिला के मैं एक बना सकता हूँ, एड्रेस को मिला के मैं बना सकता हूँ अपना कंपोजिट प्राइमरी की। की, ठीक है, कंपोजिट की, तो प्राइमरी की बना सकता हूँ इसको मिला के, इन चीज़ों को मिला के, तो वो होगा मेरा कंपोजिट की, ठीक है, जो कि आगे देखेंगे। प्राइमरी की तुमको समझ में आ गया होगा, प्राइमरी की इज अ कॉलम, अ सेट ऑफ कॉलम्स इन अ टेबल दैट यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रो इन दैट टेबल, समझ में आया? मस्ट कंटेन यूनिक वैल्यू, कैन नॉट कंटेन नल वैल्यूज, और एक टेबल में सिर्फ एक ही प्राइमरी की होता है, और एक टेबल में बहुत सारे कैंडिडेट की हो सकते हैं, ठीक है। एक टेबल में बहुत सारे कैंडिडेट की हो सकते हैं। हम्म अब ये कैंडिडेट की बहुत से मतलब क्या? कैंडिडेट की हो सकते हैं, और उसी कैंडिडेट की में से मैं एक प्राइमरी की को बनाता हूँ, प्राइमरी की, समझ में आया? अच्छा, एक बार कैंडिडेट की बोलना क्या होता है? एक कैंडिडेट टेबल में की। बहुत से मल्टीपल कीज हो सकते हैं, मल्टीपल कैंडिडेट कीज हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अ कैंडिडेट की इज अ कॉलम और सेट ऑफ कॉलम्स दैट कैन यूनिकली आइडेंटिफाई एनी रो इन अ टेबल। अ टेबल कैन हैव मल्टीपल कैंडिडेट की। फॉर एन एग्जांपल हम लोग देखते हैं, प्राइमरी की तुमको समझ में आ गया होगा क्या होता है। अब कैंडिडेट की को समझना है क्या होता है। अगर कैंडिडेट की को समझना है, ठीक है, मैंने तुमको क्या बोला, प्राइमरी की यूनिकली आइडेंटिफाई करने में मदद करता है। तो यहाँ पे कौन कौन से ऐसे कॉलम्स है जो कि यूनिकली आइडेंटिफाई करने में मदद करे, पंकज बताओ, तुम खुद सोचो। एम्प्लॉय आईडी। एम्प्लॉय आईडी हो गया, और क्या हो सकता है यहाँ पे? और तो कुछ नहीं है। अगर मैं यहाँ पे देखूंगा तो इस कॉलम में मेरा सब ये वाला जो इसके वैल्यूज है जो सारी यूनिक है, तो हाँ। मैं चाहूँ तो बर्थ डेट को भी बना सकता हूँ प्राइमरी की, हाँ। क्योंकि सारे डिफरेंस है। अगर मैं देखूं एड्रेस भी डिफरेंट है सबका हम्म। इसमें, तो मैं चाहूँ तो इसको भी बना सकता हूँ। तो मैं चाहूँ तो इसको भी प्राइमरी की बना सकता था, इसको भी बना सकता था, और इसको भी बना सकता था, लेकिन मैं प्राइमरी की सिर्फ एक ही को बनाऊंगा ना, हम्म। तो मैं इसको बनाया, चाहे मैं इसको बनाऊं। तो ये जो हो गया, ये ये तीनों जो है हो गए कैंडिडेट के। कैंडिडेट की हो गया, क्योंकि ये अच्छा, भी यूनिकली कैंडिडेट मतलब समझ गए, जो कैंडिडेट है प्राइमरी की बनने के, समझ रहे हैं ऐसा हाँ कुछ? हाँ हाँ, वही 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 समझ गया तुम। तो मल्टी ये भी यूनिकली आइडेंटिफाई करने में मदद कर रहे हैं, और समझ में आ गया होगा, तो इसका भी हाँ। नल वैल्यूज नहीं हो सकता, और ऑल यूनिक होना चाहिए। ऑल कैंडिडेट्स की आर यूनिक एंड कैन एक्ट एज प्राइमरी की, समझ में आया? हम्म। अब इसमें भी मैं खेल सकता हूँ, दो चीजों को मिला सकता हूँ, ठीक है छोड़ो। अब सुपर की क्या होता है? सुपर की को याद करने का सिंपल सा, सुपर की का मतलब ये हुआ, सुपर की का मतलब हुआ कैंडिडेट की प्लस एक्स्ट्रा, सम एक्स्ट्रा। हाँ, कैंडिडेट की तो होता ही है सुपर की, साथ में कुछ एक्स्ट्रा होता है, इसी को बोलते हैं हम लोग सुपर की। अब वो एक्स्ट्रा क्या हो सकता है, तुमको समझ में आ गया ना? हम्म। सुपर की क्या हुआ? सुपर की इज अ सेट ऑफ वन और मोर कॉलम्स दैट कैन यूनिकली आइडेंटिफाई अ रो इन अ टेबल। फॉर एन एग्जांपल, मैं तुमको कंपोजिट की सुपर की तरह हो कैसे गया। समझा सकता हूँ। फॉर एन एग्जांपल पंकज, यहाँ पे ये एम्प्लॉय आईडी है, कैंडिडेट की है। हम्म। अब एम्प्लॉय आईडी को और साथ में मैं लास्ट नेम एम्प्लॉय आईडी को और फर्स्ट नेम को मिला के भी एक की बना सकता हूँ, हम्म। जो कि यूनिकली आइडेंटिफाई करने में मदद करेगा मेरा। वही हो गया मेरा सुपर की, कैंडिडेट की प्लस सम एक्स्ट्रा, जिसका जरूरत नहीं है यूनिकली आइडेंटिफाई करने में, समझ में आया? समझ गया। कुछ एक्स्ट्रा रहता है, उसी को बोलते हैं सुपर की। फॉरेन की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फॉरेन की पूछा जाएगा, पूछा तो मेरे से नहीं गया है, बट पूछा गया है, हाँ। फॉरेन की क्या होता है? फॉरेन की क्या होता है? फॉरेन की मतलब तुमको समझ में आ गया? फॉरेन, फॉरेन मतलब दूसरा जो टेबल, एक टेबल ये है और एक टेबल ये है, तो इन दोनों के बीच में मेरे को कुछ रिलेशन बनाना है, तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ? एक फॉरेन फॉरेन की के हेल्प से। तो फॉरेन की क्या करता है? मेरे को रेफरेंशियल इंटीग्रिटी मेंटेन करने में मदद करता है। की वर्ड है जो कि तुम बोल सकते हो, जिसको बोलते हैं रेफरेंशियल, ठीक है। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी को मेंटेन करने में मदद करता है, दो दो टेबल्स के बीच में रिलेशन मेंटेन करने में। तो मैं फॉरेन की किसको बनाता हूँ? जिसको भी मैं फॉरेन की बनाऊंगा, तो वो क्या रहेगा? वो प्राइमरी की होगा दूसरे टेबल में। दूसरे टेबल में। मान लो मान लो मैं एक कॉलम, यहाँ पे एक कॉलम था एक्स, तो जो कि यहाँ पे एक फॉरेन की तरह हेल्प कर रहा है, लेकिन मान लो आईडी है, मान लो ये यहाँ पे एक टेबल था, स्टूडेंट 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 का टेबल था, ठीक है।
तो स्टूडेंट के टेबल में मैंने क्या क्या रखा रहा है, स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, और यहाँ पे मैं एक टेबल और कॉलम एक और रखा था, टीचर आईडी। टीचर आईडी भी है यहाँ पे, जो कि हम्म। यहाँ पे, और ये रहा एक मेरा टीचर का कॉलम, टीचर के टेबल में टीचर का आईडी, टीचर का नेम। तो यहाँ पे भी टीचर का मेरा टीचर आईडी यहाँ भी है, ठीक है, और टीचर आईडी यहाँ भी है। तो टीचर आईडी यहाँ पे मेरा प्राइमरी की तरह हेल्प रोल प्ले कर रहा है, और यहाँ पे मेरा फॉरेन की तरह हेल्प कर रहा है। ये एक रेफरेंशियल इंटीग्रिटी मेंटेन करने में मदद कर रहा है, रिलेशन मेंटेन करने में मदद कर रहा है। समझ में? हाँ। एक रिलेशन एस्टैब्लिश कर रहा है दोनों के बीच में। So a foreign key is a column, a set of columns in one table that references the primary key in another table, establishes a link between the data in two tables, can contain null values if the relation is optional, ठीक है। कंपोजिट की क्या होता है, जो कि मैं शुरू में बता चुका था, हम्म। प्राइमरी की को लाइक अगर नहीं है तो तुम दो तीन कॉलम्स को मिला के अगर तुम न्यूक्लियर आइडेंटिफाई कर रहे हो उसको बोलेंगे कंपोजिट की। प्राइमरी की हो गया, कैंडिडेट की, सुपर की, फॉरेन की हो गया, कंपोजिट की हो गया, आर्टिफिशियल की कहने का मतलब। कंपोजिट की जरूरी है कि कैंडिडेट की इसको ही मिला है। ना, मतलब दो कॉलम्स को मिला के हम लोग कंपोजिट की बोल सकते हैं ना। देखो ये बहुत गलत कॉन्सेप्ट पढ़ रहा है। ये क्या बोल रहा है कि क्या मैं दो कैंडिडेट की इसको जरूरी है कि दो कैंडिडेट, तुम्हारा डाउट ये है ना कि क्या मेरा कंपोजिट की दो कैंडिडेट कीज को ही मिला के बनेगा, ये जरूरी है, ये तुम बोल हम्म। रहा है ना। पूछ रहा हूँ। भाई अगर मेरा टेबल में अगर कैंडिडेट की है, ऐसा जरूरी नहीं है, तो मैं उसी को ही प्राइमरी की बना सकता हूँ ना। मैं कंपोजिट की कब बनाना चाह रहा हूँ, जब मेरे टेबल में कोई यूनिकली ऐसा कॉलम है जो कि यूनिकली आइडेंटिफाई करने में मदद ही नहीं कर पा रहा है, अकेले टाइटल हाँ। अकेले हेल्प ही नहीं कर पा रहा है बनाने। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? समझ गया, समझ गया। तो इसलिए मैं दो तीन को मिला के बना रहा हूँ। हो अब मैं चाहूँ तो यहाँ पे भी कंपोजिट की बना सकता हूँ, जरूरी थोड़ी है, प्राइमरी की है फिर भी मैं बना सकता हूँ। समझ गया, समझ गया। और क्या चीज़ देख रहे थे हम लोग, आर्टिफिशियल की शायद सरोगेट की भी शायद इसको बोलते हैं। मतलब ऐसा कोई कॉलम है ही नहीं तुम्हारे टेबल में जो कि यूनिकली आइडेंटिफाई करने में मदद कर रहा है, तो तुम आर्टिफिशियली कुछ ले सकते हो। इंसर्ट कर दे अपने से। हाँ, फॉर एग्जांपल मोस्ट प्रोबेबली क्या होता है, सीरियल नंबर जो होता है उसको सरोगे मतलब उसको तुम ले सकते हो एज अ यूनिकली आइडेंटिफाई करने में, उसको तुम प्राइमरी की बना सकते हो। Arbitrarily assigned artificial keys, these are key created when a primary key is large and complex and has no relations with other relations, ठीक है। तो तुम आर्टिफिशियली क्रिएट कर सकते हो, या कॉम्प्लेक्स प्राइमरी की तुम यूज नहीं कर पा रहे हो, तुम्हारा कोई भी रीजन हो सकता है या है ही नहीं तब। अब अल्टरनेट की क्या होता है, कैंडिडेट की माइनस, आई थिंक इसके बारे में तुम पढ़ सकते हो अगर तुमको पढ़ना है तो, हम्म। मेरे को उतना आइडिया नहीं है, ठीक है। नाउ डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। ये एसक्यूएल हो गया, उसके बीच में नहीं घुसेंगे। हाँ। कीज पढ़ लिए, नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन पढ़ते हैं। तो अच्छा मैं पानी पी लेता हूँ यार। तो लैपटॉप तो पूरा साउंड कर रहा होगा। चार्ज में लगा हुआ है। बस लाइव स्ट्रीम कर सकता था क्या? कोई नहीं, बाद में डालेंगे। ओ मैं क्या खुल गया, यूट्यूब खोलना था ना। अगर मैं चाहूँ तो लाइव जा सकता था। अभी रहने दे, अगले बार कर लेंगे। ठीक है, बाद में डालेंगे सीधा। चलो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ते हैं, नॉर्मलाइजेशन, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जो मैंने चीजें लिखा था यहाँ पे कि जो चीजें इंपॉर्टेंट है तो मिटा दिया है। ये रहा इंडेक्सिंग, तो उसमें से एक पढ़ेंगे अभी हम लोग। नॉर्मलाइजेशन ऐसे पढ़ चुके हैं, फिर इंडेक्सिंग पढ़ेंगे। 50-50 में ले ले। ठीक है भाई।
ठीक है। देखो नॉर्मलाइजेशन का क्या 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 मतलब हुआ? नॉर्मलाइजेशन तुम वर्ड सुने होगे अपने जेईई में, ठीक है, जैसे रैंक्स का नॉर्मलाइजेशन होता है। देखो नॉर्मलाइजेशन में क्या हुआ, मेरा एक डेटा है तो उसको मैं ऑप्टिमाइज करना चाहता हूँ, तो उसको कैसे करूंगा, उसी प्रोसेस को बोलते हैं नॉर्मलाइजेशन। तो व्हाट इज नॉर्मलाइजेशन? नॉर्मलाइजेशन इज अ प्रोसेस दैट हेल्प्स अस इन डेटा ऑप्टिमाइजेशन, रिमूविंग डेटा रिडंडेंसी। चीजों में बहुत से डेटा रिडंडेंट हो सकते हैं, नल वैल्यूज हो सकती है, उसको हटाना है, ठीक है। कुछ कुछ प्रॉब्लम है डेटा में, उसको अगर हटाना है तो उसको मैं नॉर्मलाइजेशन में हटाता हूँ। वो कैसे करता हूँ? बेसिकली मैं बोलता हूँ इसका डेफिनेशन, डेटा ऑप्टिमाइजेशन और ठीक है, डेटा ऑप्टिमाइजेशन और डेटा रिडंडेंसी को रिमूव करने में हेल्प करता है, ठीक है, समझ में आ गया होगा। अच्छा, एक डाउट है। क्या? जो दो टेबल को कंबाइन करते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग? डीनॉर्मलाइजेशन। अच्छा। हे गाइस, अ वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन। तो मेरे से एक इंटरव्यू में पूछा गया था कि व्हाट इज डीनॉर्मलाइजेशन, ठीक है। तो ये तुम देख सकते हो इसका डेफिनेशन, जो कि मैं बता भी दे रहा हूँ। बेसिकली नॉर्मलाइजेशन में मैं टेबल्स को तोड़ता हूँ, ब्रेक डाउन करता हूँ, हम्म। सिंप्लीफाई करता हूँ चीज़ों को। और डीनॉर्मलाइजेशन में क्या होता है, अब देखो कुछ कभी क्या होता है कि तुम चीज़ों को ब्रेक डाउन कर रहे हो यहाँ पे, तो ऐसा समटाइम्स तुमको क्या लग रहा है कि तुम डेटाबेस को ऑप्टिमाइज कर रहे हो, लेकिन ऐसा सिचुएशन आ सकता है कि तुम डेटा नॉर्मलाइज करने पे उसको और छोटे टेबल्स में तोड़ने से और इफिशिएंसी घट गई है, ठीक है। हम्म। तो नॉर्मलाइजेशन हमेशा जरूरी नहीं है कि फायदेमंद ही हो, मुझसे होता है, बट ऐसा हो सकता है कुछ सिचुएशंस में, ठीक है। तो वहां पे मैं डीनॉर्मलाइजेशन करूंगा, चीजों को और कंबाइन करूंगा, एक जगह रखना चाहूंगा। So denormalization is a database optimization technique in normalized data structure is modified to include redundant data. मैं और redundant data को रखना चाहूंगा कि ताकि मेरी चीजें और ज्यादा improve हो सके। ये तुम पढ़ सकते हो denormalization का मतलब जैसे नॉर्मलाइजेशन में ब्रेक डाउन करता हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं चीजों को और कंबाइन करूंगा, मैं नॉन वैल्यूज को मतलब रिडंडेंट डेटा को रखना चाहूंगा। वो मेरा डेटाबेस को ऑप्टिमाइज करने में इम्प्रूव कर रहा होगा उस केस में। जैसे टीचर और स्टूडेंट का डेटा सेम टेबल बना हुआ है, तो हम अगर उसको ऑप्टिमाइज करना चाहते हैं तो उसको दोनों को अलग कर देंगे, उसको नॉर्मलाइजेशन बोलते हैं ना। हाँ, लेकिन मैं साथ में रखना चाहूंगा। हाँ, ताकि वो अच्छे से और मतलब ठीक है, मैं फास्ट। तुमको एग्जांपल बताता हूँ। जैसे ये बोला, अब मेरा और एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बहुत छोटा सा है, मतलब ज्यादा उसमें लोड नहीं है ऑर्गेनाइजेशन में। तो मान लो स्टूडेंट का टेबल है और टीचर का टेबल है, तो अगर मैं इसको और सिंपल ब्रेक डाउन कर दूं बहुत सारी चीजें में, तो और ज्यादा टाइम लगेगा, ठीक है, लगेगा ही टाइम। लेकिन जब मैं देखूंगा कि अगर वो एक ही जगह पे होता तो मेरा एक्सेस करने में बहुत आसानी था, मेरा डेटा बहुत ज्यादा बड़ा होता, तब ना ये थोड़ा सा इम्प्रूव दिखता मेरे को। लेकिन छोटा सा ही डेटा है, मतलब उतना लोड नहीं है, समझ रहे हो ना, एक ऑर्गेनाइजेशन में। हम्म। तो क्यों ना मैं एक ही जगह रखूं, उसको बार बार एक्सेस करने में मेरे को आसानी होगा। मैं इन सब चीज़ों के बारे में नहीं देखने वाला, क्लोजर क्या होता है ये सब जरूरी नहीं है। जो चीज़ें पूछा जाता है व्हाट इज नॉर्मलाइजेशन, अब तुम इसमें क्या बोलोगे, नॉर्मलाइजेशन का मतलब बता दिया है। अब तुम बोलोगे फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकंड नॉर्मल फॉर्म क्या होता है, थर्ड नॉर्मल फॉर्म क्या होता है, बीसीएनएफ क्या होता है, ठीक है, जो कि हम लोग देखते हैं हमें। सो यहाँ पे तुम देख सकते हो, मैं तुमको बता दे रहा हूँ सिंपल सा, ठीक है। डेटा में मिनिमम रिडंडेंसी मेंटेन करने में हेल्प करता है, और इंसर्शन एनोमली, अच्छा, एक अपडेशन एनोमली। रिडंडेंसी का मीनिंग बताना हमको, सर्च करेगा। मतलब कॉपी रिडंडेंसी डेटा का मतलब हुआ कि सेम डेटा बहुत जगह मल्टीपल अवेलेबल। जगह पे। हाँ, तो ये सब एनोमलीज को मेरा हटाने में मदद करता है। अब तुम सोचोगे ये सब क्या है, इंसर्शन एनोमली, अपडेशन एनोमली, डिलीशन एनोमली, तो मैं तुमको समझाता हूँ। अब तुम्हारा ऐसा टेबल, मान लो टेबल है तुम्हारा, ठीक है। अब डिलीशन एनोमली के बारे में समझते हैं। अब ऐसा हो सकता है ना, टेबल में बहुत सी चीजें रिलेटेड होंगी, ये वाला चीज रिलेटेड है, टीचर का कॉलम स्टूडेंट पे डिपेंडेंट है एक दूसरे के ऊपर। तो मान लो तुम ऐसा एक चीज डिलीट की है, ठीक है। अब तुम टू डिलीट, मान लो एक चीज डिलीट किया, कॉलम डिलीट कर दिए। अब तुम तो डिलीट कर चुके हो, लेकिन वो डेटा उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, उसके ऊपर डिपेंडेंट था दूसरा वाला टेबल। समझ में आया हम्म। पंकज? हम्म। तो तुम्हारी एक मिस्टेक, एक डिलीशन से वो डेटा, मेरा पूरा रिलेशन ही खराब हो गया। तो ये इसको मैं बोलूंगा डिलीशन एनोमली।
अब कुछ अपडेट करने की वजह से कुछ खराबी हो गया है, कुछ मान लो मैं इंसर्ट करना चाहता हूँ किसी कॉलम में, लेकिन वो कॉलम एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो ये तो दिक्कत है ना। हम्म। तो बहुत से टेबल को लार्जर को स्मॉल ब्रेक कर देता है नॉर्मल नॉर्मलाइजेशन। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म क्या है? फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में क्या होता है, यहाँ पे एक वर्ड है मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मेरा अब मान लो ये एक पर्सन का टेबल है यहाँ पे, ठीक है। लेट मी गेट समथिंग बेटर। मैं खुद बना दे रहा हूँ यहाँ पे, जैसे चीजों को देखो। ये मेरा टेबल था, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ हो सकता है कि फोन नंबर भी हो उसमें। अब फोन नंबर मेरे पास बहुत से हो सकती हैं, समझ रहा है ना। हम्म। फोन नंबर 2-3 भी हो सकता है, तो तुम यहीं पे लिख दियो उसको, सेम जगह पे ही, उस वाले फोन मल्टीपल नंबर को भी। एट्रीब्यूट्स होगा। हाँ, तो ये दिक्कत कर सकता है मेरा डेटा को, तो इसी को बोलते हैं मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स नहीं होनी चाहिए, मल्टीपल वैल्यूज नहीं होनी चाहिए। तो अगर कहीं भी है तो मैं इसको रिमूव करूंगा, ठीक है। तो अब मैं उसको कैसे रिमूव करूंगा? मान लो ये मेरा स्टूडेंट टेबल रहता है, ठीक है। अब स्टूडेंट आईडी है, स्टूडेंट नेम है, और यहाँ पे फ़ोन नंबर है। अब फ़ोन नंबर में किसी किसी का 2-2 को फ़ोन नंबर है, तो मैं क्या करूँगा, इस चीज़ को ब्रेक डाउन कर दूंगा यहाँ पे। तो मैं कैसे करूँगा, यहाँ पे स्टूडेंट आईडी है, स्टूडेंट नेम है, ठीक है। और दूसरा एक टेबल बनाऊंगा, ठीक है। फोन फ़ोन कुछ भी नाम दे सकता हूँ, और इसमें मैं रखूँगा क्या, जो स्टूडेंट आईडी। स्टूडेंट आईडी को मैं रख दूंगा यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे मैं फ़ोन नंबर, तो यहाँ पे मैं रख सकता हूँ, मैं स्टूडेंट आईडी के ऊपर रोल नंबर 1 का फ़ोन नंबर ये है, फिर से रोल नंबर 1 का फ़ोन नंबर ये है। तो देख रहे हो, सिंप्लीफाई हो गया, मल्टीपल वैल्यूज़ नहीं हो रही हैं। इसी को बोलते हैं मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स नहीं होनी चाहिए। नाउ सेकंड नॉर्मल क्या क्या मतलब होता है कि सेकंड नॉर्मल फॉर्म का मतलब पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। कहने का मतलब, वन एनएफ फॉर्म में ये मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स नहीं होने चाहिए, और टू एनएफ फॉर्म में पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। हाँ, पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होना चाहिए। अब पार्शियल डिपेंडेंसी का मतलब क्या होता है, देखो। अब दो चीज़ों को समझो यहाँ पे। की वैल्यूज, प्राइमरी एट्रीब्यूट्स बोलते हैं उन लोग को, प्राइमरी एट्रीब्यूट्स, ठीक है। अब देखो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ तुमको, की वैल्यूज एक वर्ड यूज करूंगा और नॉन की वैल्यूज, ठीक है। या फिर मैं यूज करूंगा प्राइम एट्रीब्यूट्स, प्राइम या नॉन प्राइम, सुन रहा है, हम्म। ठीक है। ये चीजें सेम है। अब क्या है, कैसे है, की वैल्यूज मतलब जो मेरी प्राइमरी, वैसी कीज जो कि मेरा प्राइमरी की को बनाने में मदद कर रही है, उसको बोलेंगे क्या, की वैल्यूज या प्राइम एट्रीब्यूट्स बोलेंगे। समझ में आया? हम्म। फॉर एन एग्जाम्पल, मान लो मैंने फॉर एग्जाम्पल मान लो मेरा यहाँ पे मैंने एक प्राइमरी की बनाया है, जिसमें क्या क्या लिया, आईडी लिया, नेम लिया है। तो इसमें मेरा और दूसरा है, फादर नेम हो गया, मदर नेम हो गया, ठीक है। अब यहाँ पंकज तुम ये बताओ, यहाँ पे प्राइम एट्रीब्यूट कौन, यहाँ पे प्राइमरी की कौन है बताओ। तो आईडी आई और नेम। आईडी और नेम दोनों मिला के मैंने लिया है, तो हम्म। इसके प्राइम एट्रीब्यूट्स कौन हुए, या आईडी की और वैल्यूज कौन, हाँ, प्राइम एट्रीब्यूट्स कौन कौन हो गया, आईडी आईडी और हो नेम। गया, नेम हो गया, जो कि मेरे प्राइमरी की को बनाने में मदद कर रही है, उसको बोलते हैं हम लोग प्राइम हाँ, एट्रीब्यूट्स। जो एट्रीब्यूट्स प्राइमरी की के फॉर्मेशन में हेल्प कर रहे हैं उनको प्राइम एट्रीब्यूट्स बोलते हैं। हाँ, नॉन प्राइम मतलब जो कि मदद नहीं कर रहे, जो कि फादर नेम हो गया, मदर नेम हो गया। समझ में आया? हम्म। अब पार्शियल डिपेंडेंसी कहने का मतलब, मेरा जो नॉन नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स है, जो कि इस केस में मान लो फादर नेम है, तो फादर नेम ना क्या होता है, प्राइमरी की पे डिपेंडेंट होता है। तो हम्म। फादर नेम
मेरे प्राइमरी की पे टोटली डिपेंड करना चाहिए, ना कि उसके पार्ट पे डिपेंड करना चाहिए। कहने का मतलब फादर नेम जो है ना, वो आईडी पे अकेले डिपेंड नहीं करेगा या नेम पे डिपेंड नहीं करेगा अकेले, समझ में वो आया? हाँ, वो होल प्राइमरी की पे डिपेंड करता हाँ, ये तो मैं सिर्फ एग्जांपल दिया हूँ। वो हाँ, वो प्राइमरी की पे डिपेंड करना चाहिए, ना कि किसी एक पे डिपेंड करना चाहिए। फादर नेम मेरे आईडी और नेम को दोनों को मिला मिला के डिपेंड करना चाहिए, ना कि ऐसा हो सकता है कि सिर्फ आईडी पे डिपेंड कर रहा है या नेम पे डिपेंड कर रहा है। अगर ऐसा कभी है तो मैं उसको रिमूव करना चाहूंगा। उसको मैं कैसे रिमूव करूंगा? टेबल्स को स्प्लिट कर दूंगा। समझ में आया? सेकेंड नॉर्मल फॉर्म पार्शियल डिपेंडेंसी समझ गया? है। ठीक है। ठीक है, ठीक है। अब आते हैं थर्ड नॉर्मल फॉर्म में। ठीक है, थर्ड एनएफ में। थर्ड नॉर्मल फॉर्म में क्या होना चाहिए? ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। ट्रांजिटिव, कुछ वर्ड्स को याद कर लो। ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। कहने का मतलब आ, हम्म, मैंने तुमको बता दिया था कि कुछ मेरे प्राइम एट्रीब्यूट, कुछ प्राइमरी की होगा, कुछ नॉन प्राइम होगा, कुछ नॉन प्राइम होगा, नॉन प्राइम होगा। ठीक है, प्राइम प्राइम है ना? ये मेरा प्राइमरी की को बनाया है मिलके। और ये जो मेरे नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स मतलब दूसरे कॉलम्स है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि टेबल में फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में क्या था पंकज? फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में ये था कि मल्टी वैलिड एट्रीब्यूट्स नहीं होनी चाहिए। सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में कि ट्रांजिटिव सॉरी पार्शियल पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं डिपेंडेंसी होनी नहीं चाहिए। होना चाहिए। मतलब एनपी जो है नॉन प्राइम, ये सिर्फ एक प्राइम वन पे डिपेंड नहीं कर सकता, समझ रहे हो ना? प्राइम टू हम्म। पे, दोनों को मिला के डिपेंड करना चाहिए। ठीक है। हम्म। हम्म, ठीक है। अब ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी कहने का मतलब ऐसा नहीं होगा कि कोई नॉन प्राइम एट्रीब्यूट दूसरे नॉन प्राइम पे एट्रीब्यूट पे डिपेंड नहीं करना चाहिए, समझ में आया? इसी को बोलते हैं ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी, समझ गया। जो कि द बबर यहाँ पे लिखा भी होगा। नो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी एग्जिस्ट। नॉन प्राइम एट्रीब्यूट शुड नॉट फाइंड अ नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। कोई एक नॉन प्राइम एट्रीब्यूट दूसरे नॉन प्राइम एट्रीब्यूट से डिराइव नहीं हो सकता, उससे डिपेंड नहीं होना चाहिए। समझ में आया? हम्म। ठीक है। चलो ये इतना तक रहने देते हैं नॉर्मल फॉर्म तक। नहीं, बीसीएनएफ भी पढ़ लेते हैं। बॉयज कोड बीसीए। नॉर्मल फॉर्म क्या होता है? बॉयज कोड बीसीएनएफ क्या होता है? बीसीएनएफ क्या होता है मैं तुम्हें बता रहा हूँ। बीसीएनएफ, अभी गलत नहीं सोचेगा। ठीक है। हम लोग का तो ब्रांच ही नेम है भाई, बीसीए। हाँ? सुनो, अच्छा ब्लॉकचेन। कुछ और सोच लिया क्या? ठीक है गाइस, तो बीसीएनएफ वॉइस कॉल्ड नॉर्मल फॉर्म बोलते हैं इसको। और इसमें क्या होना चाहिए? मैंने तुमको बोला ना, प्राइम जैसे इसी वाले एग्जांपल देखो तो इसमें, जैसे मैंने तुमको शुरू से बताता हूँ, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट्स नहीं होने चाहिए किसी कॉलम के नीचे। ठीक है। सेकंड नॉर्मल फॉर्म में एक पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होना चाहिए, मतलब नॉन प्राइम एट्रीब्यूट दैट इज एनपी वन सिर्फ प्राइमरी वन पे डिपेंड नहीं होना चाहिए, बल्कि दोनों को अगर है, एक प्राइमरी की है दोनों मिला के, तो दोनों पे डिपेंड होना चाहिए। ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी कहने का मतलब नॉन प्राइम एट्रीब्यूट दूसरे नॉन प्राइम एट्रीब्यूट पे डिपेंड नहीं होना चाहिए ना। बीसीएनएफ में क्या होता है कि पार्ट ऑफ द प्राइमरी की क्या होता है, जो कि डिपेंड हो जाता है नॉन प्राइम एट्रीब्यूट पे। ठीक है। या इस वाले केस में ऐसा नहीं होना चाहिए कि प्राइम एट्रीब्यूट शुड नॉट बी डिपेंडेंट ऑन नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। समझ में आया पंकज? अच्छा, मतलब यहाँ समझ इस गया। वाले केस में प्राइम पी वन शुड नॉट बी डिपेंडेंट ऑन एन पी वन। हम्म। समझ में? इसी को हम्म। बोलते हैं बीसीएनएफ फॉर्म में नहीं है इसका मतलब। तो कैसे करेंगे उसको? स्प्लिट करना चाहेंगे। मतलब अगर नहीं नहीं डिपेंडेंट है तभी तो वो बीसीएनएफ है ना? कि या फिर डिपेंडेंट है तो वो बीसीएनएफ है? सुनो, मैं तुमको बता रहा हूँ, कोई भी एक मेरा टेबल दिया रहेगा। ठीक है। हम्म। तो मेरे को बोला जाएगा कि तुम इस पे नॉर्मलाइजेशन परफॉर्म करो। तो मैं क्या करूंगा? पहले स्टार्ट में ऐसा नहीं हो सकता कि डायरेक्टली मैं फोर्थ नॉर्मल फॉर्म लगाने लग जाऊं। डायरेक्ट नहीं लगा सकता, मेरे को शुरू से शुरू करना पड़ेगा। अगर तुमको थर्ड नॉर्मल फॉर्म भी लगाने बोला ना, तो तुमको फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म से हमें स्टार्ट करना पड़ेगा। समझ में? हम्म। हायरार्की है, चलता है धीरे धीरे, शुरू से चलेगा। तो अगर तुमको बोला है कि टेबल को मेरा बीसीएनएफ में करो, बॉयज कोड नॉर्मल फॉर्म में करो, ऐसे आता है क्वेश्चन क्वेश्चन। समझ में? एक टेबल दिया हुआ है, उसको बोलेगा इस टेबल को तुम बीसीएनएफ में करो, तो मैं कैसे करूंगा उसको बीसीएनएफ में?
पहले मैं उसको फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में करूंगा। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में कैसे करते हैं, जो मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स है उसको रिमूव करते हैं। ठीक है। फिर फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में कर दिया, फिर मैं सेकंड नॉर्मल फॉर्म में जाऊंगा। सेकंड नॉर्मल फॉर्म में कैसे करते हैं, अगर कोई भी पार्शियल डिपेंडेंसी है मेरे टेबल में तो उसको रिमूव करूंगा। सुन, तो अगर मैं सेकंड नॉर्मल फॉर्म में कर क्या, बोल बोल बोल। अगर वो सेकंड नॉर्मल फॉर्म में है, अगर सेकंड नॉर्मल फॉर्म में हो गया, पार्शियल डिपेंडेंसी रिमूव कर दिया, तब वो होता है सेकंड नॉर्मल फॉर्म में। अब सेकंड नॉर्मल फॉर्म में हो गया, तब मैं लगाऊंगा थर्ड नॉर्मल फॉर्म। थर्ड नॉर्मल फॉर्म मतलब कोई भी ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। अगर कोई भी ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी है उस टेबल के अंदर, इसका मतलब मेरा टेबल जो है वो थर्ड नॉर्मल फॉर्म में नहीं है। तो थर्ड नॉर्मल फॉर्म में मैं उस टेबल को करूंगा, तो स्प्लिट्स करूंगा टेबल को। ठीक है। ठीक है, तो अब मैं आऊंगा BCNF में चेक करूंगा, तो क्या मेरा कोई भी एक प्राइम एट्रीब्यूट किसी नॉन प्राइम पे डिपेंड हो रहा है। तो अगर हो रहा होगा तो उस चीज को मैं रिमूव करूंगा। अगर ठीक है। रिमूव कर दिया तब मेरा टेबल हो जाएगा BCNF में। समझ में आया? ठीक है। ठीक। अब फोर्थ नॉर्मल फॉर्म और फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म के बारे में भी देख लो, कभी हो सकता है पूछा जाए। तो मल्टी फोर्थ नॉर्मल फॉर्म में मतलब मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, और फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म पढ़ सकते हो, तुमको अगर डिटेल में पढ़ना है। बस मैंने इतना याद किया था कि इसमें मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, और इसमें जॉइंट डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। ठीक है। उतना जरूरत नहीं पड़ेगा हमको लगता है। वन ठीक एन है, एफ टू एन एफ थ्री एन एफ तक सही है। अब BCNF भी। BC। चलो और एक और चीज़ पढ़ते हैं, नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन हेल्प करते हैं डेटा रिडंडेंसी को रिमूव करने में। मम्मी का फ़ोन आ रहा है, 1 मिनट रुक जाओ। निकाल के ओकरा के छान के ठंडा पानी में डाल के तन धो दिए, एक दो वाली गाड़ के ठीक। हल्का सा तेल में भूज के निकाल दिया, आलू भूज के निकाल के, प्याज भूज के, हल्का हल्का मसाला भूज के हाँ और डाल के तन भूज के पानी डाल दिया, ढेर ना मैंने खाए भर ठीक बा। टुकड़ा ना लटक पटक। हाँ हाँ भाई ऑडियो रिकॉर्ड हो हाँ, रहा है। हाँ, बात बनेगा। हम अब भात के साथ खाएं। हाँ, बना लोगन। ठीक बा आलू मैं, यार बनेगा, चाकू से काट दी। हाँ, ठीक बा मैं काट दूँ। काट का टुकड़ा। ठीक बा मैं। हाँ, अब सुनो ना, पापा के तन रिचार्ज एगो कम दाम के कह दो। कर देता नहीं मैं। हाँ, ठीक बा मैं कर देता हूँ। ओके। देखल जाला तो एगो बाद में पापा के मोबाइल कीन देवल जाए। हाँ मैं, ठीक बा। ओके। हाँ, फूट गइल बा। ठीक बा मैं। ओके मैं। ठीक बा। Depression. ये डालना चाहेगा? डाल देंगे। डाल देंगे यूट्यूब एडवांटेजेस, पे। नॉर्मलाइजेशन हेल्प इन मिनिमाइज डेटा रिडंडेंसी और ग्रेटर। ठीक है, रिडंडेंसी को रिमूव करने में मदद करता है, ऑप्टिमाइज करता है चीज़ों को। इसका डिसएडवांटेज भी पूछा जाता है नॉर्मलाइजेशन का। ठीक है, नहीं इसका नहीं पूछा जाता। ठीक है, मैं चीज़ें बता चुका है डीनॉर्मलाइजेशन क्यों करते हैं। तो यही था बेसिक डीनॉर्मलाइजेशन के ऊपर। बाकी जो मेजर चीज़ बचा हुआ है हम लोग का वो है इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग, जिसको हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, आगे। नेक्स्ट वीडियो में। जब तक मैं रिचार्ज कर देता हूँ अपने पापा। ठीक तो है। सुनो, हाँ। नेक्स्ट वीडियो हम टाइम बताएंगे, है ना? हम्म। चलो ठीक है, खाना खा लो भाई, भूख लगा हमको भी। हम भी जा रहे बनाने। ठीक ये है। वीडियो को डाल दे रहे यूट्यूब पे, अनफिल्टर्ड डाल DBMS प्रिपरेशन। डालो भाई, मेरे को टैग करना, मेरे को भी। ठीक है, हम भी चलो। डालने वाले थे, हम भी डालेंगे इसको, थोड़ा एडिट कर दो। हम तुमको ठीक। भेज देंगे, है ना? ठीक है, भेजेंगे कैसे पता नहीं, तुम डाउनलोड कर लेना यूट्यूब से। मेरे को भी भेजना, हाँ लिंक भेजना। ठीक है, ड्राइव पे अपलोड करके भेज।